नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आज के दिन की आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक बधाई। देवियों सज्जनों, देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है। हमने एक बहुत ही लंबी यात्रा तय की है। 1950 यानी 1950 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि औसत उम्र केवल 35 साल के आसपास थी। वो अब बढ़कर 70 साल के आसपास हो गई। इस दौर हमने बहुत सारे खतरनाक, चिंतापूर्ण, संक्रामक बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। गांव में स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो सुधरी है और इस काम में आशा की कार्यकर्ताओं का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है, बहुत ही बड़ा रहा है। आशा ASHA यानी Accredited Social Health Activists, ये वो लोग हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ जुड़कर सबसे बड़ी शक्ति बन गई हैं। कोविड के समय, उसके पहले और उसके बाद वो सेहत के मोर्चे की सबसे साहसी योद्धाओं में से एक रही हैं। उनकी वजह से हमारे गांव में जन्म लेने वाले शिशु स्वस्थ हैं और उनकी माताएं स्वस्थ हैं। उन्हीं की वजह से पोलियो उन्मूलन संभव हुआ, यानी कि जड़ से उखाड़ के निकाल दिया हमने पोलियो को। कोविड के खिलाफ लड़ाई में वो टीकाकरण की मुहिम में आगे रही। आज जब हम NDTV डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान के 8वें सीजन के आखिरी दौर में हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में हम उन 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, जिनकी मदद से भारत के गांवों शहरों में स्वस्थ शिशु हैं, स्वस्थ माताएं हैं। हमारे साथ देश भर से आई आशा कार्यकर्ता हैं जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और समाज के बीच की कड़ी बनकर वो काम करती हैं और काम कर रही हैं। इस साल हमारा ध्यान इस ओर है कि कोई भी पीछे न छूटे और आशा कार्यकर्ता इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। वही हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे पहली इकाई है। मेरा नाम दो काली शोहे से मो ना होची मतिल्दा कुल्लू मासुरी गागराई ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮಿನಾ ಬೇಗಂ मुझे दिमापुर नागालैंड ब्रा से मु ओडिसा रु सुंदरगढ़ जिला एवं बड़गा ब्लॉक और गड़गड़वाल गाँव रु अछि। मेरा नाम दीप्ति पांडे है। हमारा नाम रंजना द्विवेदी है। मारो नाम निशा चौबीसा है। पश्चिम सिंहभूम झारखंड इतन सहिया ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। मोर नाम निर्मला महिपत कोगे। मु राजस्थान रा उदयपुर जिला री हूँ। मारो गांव मजावड़ा है। उत्तर प्रदेश जिला बहराइच से मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स 12 years कुरीना आहे से और इतवी कुरीना थकिए से ನಾನು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। मु 15 वर्ष है आशा कर्मी भाव में काम करुछि। 2014 से मैं आशा को काम कर रही है और आज पिछले 3 साल అయితే आशा दीदी रूप में पैटितन आशा रा काम करता करता मने है 5 वर्ष भी गया है। हम हैं भारत की आशा वर्कर्स। ASHA, which means hope in Hindi. ASHA workers were honoured for their crucial role in linking the community with the health system to ensure those living in rural India can access primary healthcare services. The award recognises the outstanding contribution to protecting and promoting health around the world. At a time when the world is facing unprecedented convergence of inequity, conflict, food insecurity, climate crisis and a pandemic. बिल्कुल, जैसे कि मेरी सहयोगी अंबिका ने अभी बताया, आशा माने उम्मीद, आशा मतलब उमंग। आज स्वतंत्रता के इस पर्व पर ज़रूरी है इसी आशा और उमंग के बारे में बात करना। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने देश की लाखों करोड़ों आशा बहनों को न केवल सम्मान देंगे बल्कि उनके इस देश में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी, क्योंकि आशा बहनों की इस मेहनत से ही बनेगा स्वस्थ इंडिया।
Joining us now is Dr. Rodrigo Offren, WHO representative to India. WHO ने ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से आशा बहनों को सम्मानित किया है। आपके हिसाब से उनका योगदान कितना ज़रूरी है एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए? ASHA workers are true champions of health. They bring primary health care to the doorstep of people, especially the most vulnerable populations. For many, particularly women and children and underserved populations living in rural and hard-to-reach areas, ASHA workers are often the first port of call for health-related needs. These incredible women are trained volunteers drawn from the communities they serve and now number over 1 million. For years, they have been providing health services, care and counseling to communities on safe delivery, nutrition, immunization, family planning, preventing infections and diseases, and taking care of young children. Their tireless efforts, commitment, and contribution is more than commendable. The ASHA workers are really, they make us proud. They're the front line of our country's war against malnutrition, undernutrition. And with the pandemic now, they became even more important as frontline workers and responders in their communities. But how much more difficult do you think COVID-19 and the pandemic made their work, their daily work, even more challenging? The pandemic has been challenging for everyone, some more than others. For ASHAs, it broadened their tasks to include guiding communities on how to protect themselves from addressing questions and concerns or adopting COVID-appropriate behaviors or keeping routine immunization for children moving, or even going door to door, mobilizing people for COVID-19 vaccination. ASHA activities in response to COVID-19 come with the risk of infection to themselves. Despite that, ASHAs have and continue to make invaluable contributions, especially for the health and welfare of the vulnerable populations. Delane, I would like to ask you here that the ASHA workers are the backbone of rural health infrastructure in India. You know, they have helped in taking the message of hygiene far and wide. As a specialist in communication, tell us, how is this form of messaging? If you look at people-to-people communication, is actually the most basic form and the most effective form of communication. Through the Dettol Banega Swasth India program, we've reached about 11.5 crore people all across the country, and through the work of about 8,000 frontline staff and volunteers, we are able to get to that reach. Now, what people-to-people communication allows you to do is spend more time, which traditional communication methods will not allow you to do. Right. You can spend that time in really explaining, for example, good hygiene practices, what is the right way to wash your hands, etc. Right. But even more importantly, I think it also gives an opportunity for the person receiving the message to clear any doubts, any suspicions. It's a two-way interaction. Communication. And lastly, there is a community effect. Yeah. You're not receiving the message alone, you're receiving it together. Now, because of the impact that we've seen of our program, imagine the impact that the 1 million ASHA workers doing this day in, day out are having on the country's fight for better health care across. So I think it's invaluable asset for us, and I think it can be leveraged even further. अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में रंजना जी हैं। ये रीवा ज़िले के रुकौली कस्बे से 20 किलोमीटर दूर गरगुडा नाम के छोटे से गांव से आई हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वो वहाँ अकेली आशा वर्कर हैं और वो प्रतिदिन रोज़ घर से 20 किलोमीटर का सफ़र करती हैं। नाव से तौंस नाम की एक नदी उसे पार करती हैं। गरगुडा पहुंचने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप नाव से नदी पार कर सकते हैं या फिर आप जंगल के रास्ते जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि जंगल का रास्ता बहुत ही ख़तरनाक होता है, जंगली जानवर होते हैं, डाकुओं वगैरह का भी डर होता है, इसलिए वो नाव से जाती हैं। उनके हिस्से एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो ने संसार भर की
19 महिलाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिनमें भारत से शामिल होने वाली वो अकेली महिला है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वहाँ उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने कोविड की चुनौती का सामना किया। और मैं अब रंजना जी से पूछना चाहता हूँ, रंजना जी, कोविड के दौरान देखिए लोगों में जागरूकता फैलाने का काम आपने सबसे पहले तो ये बताई कि कैसे किया, और कोविड जैसी महामारी के बीच ये कितना चुनौतीपूर्ण था और कितना ये चुनौतियों से भरा हुआ था, क्योंकि ख़ासकर इसलिए कि उस समय कहीं आना जाना जो था वो बड़ा कठिन था, बड़ा मुश्किल था। सर उस समय वाहन भी बंद हो गए थे, हमारा जाना बहुत मुश्किल हुआ उस गांव में। तो आप अपने हस्बैंड को लेके जाते, कहना नहीं मानते थे, बोलते ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, आशा दीदी ऐसा अफवाह है। और मिस तो हम उनको समझाए और बताने लगे कि देखो ये वैश्विक महामारी है, इसको हल्के में मत लो। और तुम लोग बाहर से आते, वो सारे पिछड़े जाति के लोग हैं रहते हैं वहाँ पे, तो वो वही फिर से मतलब वहाँ जाके वो वहाँ प्रदेश से आते तो उनको क्वारंटाइन करवाना शुरू किए हम, और उनकी जांचें करवाना शुरू किए। कोविड लगभग हर गांव में फैल चुका था, एकमात्र हमारा गुरगुदा गांव था जो सेफ था। बोले कि आप लोग सब मतलब ये हमारा साथ दो, हमारा कहना मानोगे, हमारे गांव में छुएगा नहीं कोविड। तो उन्होंने हमारा कहना माना और सभी वो करने लगे। मतलब कोविड का जो उनके पास टीकाकरण भी जब आया तो टीकाकरण में भी उन्होंने दिक्कत मानी। बोले कि मैम हम टीका नहीं लगवा देंगे क्योंकि बच्चे नहीं पैदा होते हैं, अफवाह है, कहीं से वो सुने थे, बोल रहे थे बच्चे नहीं पैदा होंगे। हम कहे ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने बच्चे को ले जाके उनको वो सर्टिफिकेट दिखाया और बोला कि ये सब कुछ नहीं, हम खुद करवा रहे हैं, हम खुद लगवा रहे हैं, हम अपने बेटे को लगवाएं। तो इसलिए उन्होंने टीका भी 100% पूरा करवाया हमारे गांव के लोगों ने। आज हमारा गांव टीकाकरण से पूरा है और मतलब 100% टीका है वहाँ। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ रवि, आपकी संस्था रैकेट वो लगातार फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ काम कर रही है। रीच ईच चाइल्ड आपका कार्यक्रम है अमरावती और नंदुरबार ज़िलों में। हमको याद है इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी जब आपने बताया था कि वो पहले 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या अनुभव रहा है, और ये इस पूरे काम में आशा बहनों का या आंगनवाड़ी वर्कर्स का कितनी अहम भूमिका होती है? मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले ये कि जब 3 साल पहले जब ये कार्यक्रम चालू किया था फर्स्ट 1000 डेज़ का, हमने एक विजन रखा था कि 0 डेथ्स होंगी महाराष्ट्र में, अमरावती और नंदुरबार में। विद द हेल्प ऑफ आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ीज, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, वी आर एबल टू अचीव दैट। सेकेंड बिग थिंग व्हाट हैपेंड इज बेसिकली अभी नीति आयोग डिड ए पब्लिकेशन द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंडिया इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एंड टोटल 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। उसमें से 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे ऑफिस से हुई बाय द वर्च्यू ऑफ ऑल द आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स। बहुत ही बढ़िया। सबसे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट की जो बात है वो ये है मीडिया डार्क एरियाज। अभी भी फ़ोन नहीं है, अभी भी नेटवर्क नहीं चलता है। अमरावती नंदुरबार में बहुत सारी जगह, जैसे अभी मैडम ने बताया कि वो नदी पार करके जाती हैं, ऐसे ही सेम इसी तरह के रीजन्स वहाँ पे भी हैं। भालू आते हैं, शेर आते हैं, चीता आते हैं, लोगों को डर लगता है पहुँचने में। अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स अगर नहीं हो तो लास्ट माइल पे हेल्थ डिलीवरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। सबसे बड़ा लर्निंग जो है हमारा वो ये कि आशा वर्कर्स के पास में काम बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वो चलाती हैं, चाहे वो नेशनल टीबी प्रोग्राम है, HIV प्रोग्राम है, मलेरिया प्रोग्राम है, डेंगू प्रोग्राम है, लेप्रेसी प्रोग्राम है। उनको मुझे लगता है और नंबर ऑफ आशास गवर्नमेंट को सोच के ऐड करने की ज़रूरत है कि और ताकि एक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं हो। ये मेरा एक सोच है। This is Amitabh Bachchan. I just wanted to ask a few questions. You have been very supportive and taking the initiative in several of the medical programs and events that we've been organizing together. I just want to ask you, the frontline workers, they deliver promotive and preventive health care. What, in your opinion, were the reasons that made WHO select them
for this very prestigious award. ASHAs have been contributing to many successes and national missions, from polio eradication to strengthening immunization, to helping increase institutional deliveries and even eradicating diseases. The pandemic once again highlighted their dedication, their commitment, their undeterred spirit, and their selfless service. Under the most difficult circumstances, ASHAs continued to link communities with the health system, ensuring people have access to primary health services, while also helping roll out and scale up of pandemic responses. As a crucial link between communities and the healthcare system, they continue to give hope to millions for a healthier and better future. The Global Health Leaders Award is in recognition of their dedicated service. मटिल्डा कुल्लू उड़ीसा के सुंदरगढ़ ज़िले से आई हैं। वे 15 साल से गड़गड़ बहल गांव में आशा कार्यकर्ता हैं। वो पहली आशा कार्यकर्ता हैं जिन्हें फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर 2021 में जगह मिली है। जब कुल्लू आशा से जुड़ी थी तब गांव में कोई भी बीमार पड़ने पर न डॉक्टर के पास जाता था न अस्पताल। लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते थे। मटिल्डा, आप तो 3 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, कोविड जैसी महामारी से, अंधविश्वास से और जातिवाद से भी। आप हम सब से अपना सफ़र, अपनी जर्नी शेयर करिए। हम जब 2006 से काम शुरू किए तब थोड़ा सा नॉलेज था हम लोग का पास, जो प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल ले जाना था, जो माँ और बच्चे दोनों का डेथ होता था। पहले डेथ का रेट बहुत ज़्यादा था, तो उसको कम करने के लिए आशा वर्कर पहले सिलेक्शन हुआ, वो भी एसएचजी मेंबर के अंदर ही सिलेक्शन हुआ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तभी कितना माँ बोले, वो महिला जो थे वो बोले कि आपसे अच्छा और कोई भी काम नहीं कर सकता। ये वर्ड अभी भी हमको याद आता है। तो वो लोग जो विश्वास मेरा ऊपर था वही जर्नी शुरू किए। अब घर में अगर डिलीवरी करोगे तो क्या प्रॉब्लम आता है, फिर हॉस्पिटल जाने से क्या सुविधाएं आपको मिलता है। फिर जब हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं तो अभी का जो सिस्टम है और पहले का सिस्टम बहुत डिफ़िकल्ट था, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, तो उसको सॉल्व करना भी आशा वर्कर का ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि हम जिसको भेजेंगे या तो जिसको लेकर जाएंगे उसको प्रॉब्लम ना हो, ताकि दूसरे लोग जाने में डरे, वो भी ध्यान में रहता था। तो ये सफ़र शुरू किए जब, तो बहुत तकलीफ़ होता था। हम पहले भी बोलते हैं कि हम उनके पीछे जाते थे, वो हॉस्पिटल पहले जाते थे, हम उनके पीछे सुनकर जाते थे। लेकिन अभी ये चेंज हुआ है कि आशा वर्कर को ना ले तो हॉस्पिटल वो लोग नहीं जाते हैं। धीरे धीरे करके हम हर क्षेत्र में शुरू किए काम करने, और हर चीज़ का नॉलेज भी हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। जो झाड़ फूँक का वो चल रहा था गांव में, उसको आप करोगे तो ये मतलब आपका माइंड में एक थोड़ा सा रिएक्शन होगा, उसको बढ़ाकर भी ये झाड़ फूँक वाले बोलते हैं। लेकिन आप हॉस्पिटल जाने से उस प्रॉब्लम का सलूशन होगा, ये चीज़ उनको समझाना पड़ा। तो जहाँ पर जो सुविधाएं मिलना चाहिए था उसको दिलाने के लिए कोशिश किया। तो धीरे धीरे मेरा ऊपर थोड़ा विश्वास आने लगा लोगों का, और विश्वास किया। और अभी 15 साल से वो लोग अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहले आशा वर्कर को कांटेक्ट करें, कहीं पर भी हो आप हमको थोड़ा सा सलाह दो, ये चीज़ बोलते हैं। और कोविड के महामारी जो हुआ तो बहुत चैलेंजेस था उनको। बाहर से जो लोग आए, जैसे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है वो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग को कैसे रखना है, उसका सुविधा कैसे पंचायत स्तर में किया गया और ब्लॉक स्तर में कैसे उसका सुविधा किया गया, वो सब हमको समझना पड़ा। और ऐसे कि ट्रेनिंग उस टाइम मिलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि गैदरिंग मना था, और कितना लोगों के पास तो ये भी था कि ये बेकार का चीज़ हम लोग को डरा रहे हैं, ये भी आया। फिर वो लोग को सर्दी जुकाम आया तो ये कोविड निकाल देते हैं, ये भी विश्वास एक टू था। तो कोविड आने से वो होता है, नहीं तो नहीं होता, वो चीज़ भी समझाने लगे। और 2020 में बीस में जितना डेथ का रेट नहीं था, 2021 में सबसे ज़्यादा हुआ। तो मन में तो डर नहीं था, फैमिली का भी चिंता था सबका, फिर भी काम करने लगे। सभी हेल्थ वर्कर या तो कोई भी आया है, सबको एक मिलजुल कर हम लोग युद्ध करने लगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा सफर शायद आशा वर्कर थी, और हम लोग को बहुत आशा वर्कर को कोविड भी हुआ, किसी किसी का डेथ भी हुआ। और वैक्सीन का आया,
जब वैक्सीन आया तो लोगों को जब समझाने लगे, ऐसा था कि कहीं कहीं पर जंगल हो तो वो लोग दौड़ कर भाग जाते थे कि आशा दीदी आएंगे, अभी हम लोग को जबरदस्ती इंजेक्शन दिलाएंगे, ऐसे भी छिपने लगे। तो उनको समझाना भी पड़ा कि कोविड वैक्सीन लेने से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट भी था। तो बच्चा को टीकाकरण करवाने से उसको थोड़ा सा बुखार आता है, आप लोग को भी वही होगा। तो सबसे पहले वैक्सीन हम लोग फ्रंट वर्कर लिए, तो हम बोले कि हम खड़े हैं, आप हम पर विश्वास कीजिए, उसके बाद बाकी लोगों से विश्वास कीजिए, अफवाह मत फैलाइए। ये चीज़ होने लगा तो बहुत खुश लगा कि कम से कम लोग समझने लगे बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मेरा गांव में तब 100% पूरा वैक्सीनेशन हुआ बिना डर के। तो ऐसा जर्नी था जो पहले तकलीफ हुआ, लेकिन अभी एकदम सुविधा हो गया, जैसे लगता है कि इसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये विश्वास वो लोग को दिलाए हैं, इसलिए हमको सबसे ज़्यादा खुश लगता है। मेरा फैमिली पूरा गांव है, आसपास के लोग भी जो हम पर विश्वास करते हैं वही मेरी फैमिली जैसा लगता है। ये सफ़र में हमको यही अनुभव हुआ। बहुत ही बढ़िया माटिल्ला जी, बहुत ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मिस्टर सुशांत कुमार नायक सीनियर कंसल्टेंट हैं, कम्युनिटी प्रोसेस नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओडिशा में जहां से माटिल्ला जी भी आती हैं वहां 48,000 आशा बहनें हैं जो कि काम कर रही हैं, और 2008 से आप नायक साहब इसको पूरा ओवरसी कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ नायक जी, आपका अनुभव कैसा रहा है? जैसे अभी माटिल्ला जी यहाँ पर अपना अनुभव बता रही थी, 48,000 अभी यहाँ रवि कह रहे थे कि ये संख्या थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए गांव-गांव तक आशा बहनों की मदद पहुँचाने के लिए। सभी को मेरे नमस्कार, अमिताभ बच्चन सर को मेरे नमस्कार। वी टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में हमारा ये कोशिश रहता है कि उन्हीं की गाँवों से कोई एक चुन के आए, मतलब एक सिलेक्ट हो के आए, ताकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक कॉन्फिडेंस कम्युनिटी का आशा के ऊपर रहे पहला। So they needed a person who is with them, उनकी साथ हो, और उनका एक कनेक्शन भी फैसिलिटी के साथ बने रहे। And second thing is that in a year we do undertake at least 10 to 12 days of training to build their knowledge, skill and competency, which is extremely essential, because now, initially the focus was more on maternal and child health. Now the focus has, along with the maternal and child health, the focus has also shifted to non-communicable diseases, health and wellness approaches and all that. So it is extremely important that our need-based training and capacity development program is in place for all the ASHAs who are working with us. Third is basically their incentives. We they receive a kind of performance-based incentive against the kind of number of works they deliver. We in the state of Odisha is having one of the maximum and highest number of incentive provisions in the entire country, and we also ensure that there is no backlog in the process of the payment. We take utmost pride to recognize them and give them award, because that's the work they are doing in the field. So we do a lot of awards at the district level, state level for them. So these are some of the things that we try to facilitate, so that we build a kind of enabling environment and ecosystem for the ASHA, so that they really stay motivated, having a sustained motivation to work for the health and well-being of the people. Mr. Naik, this is Amitabh Bachchan. Namaskar, sir. You've talked at great length about the selection process and the training process. What are some of the challenges that you face in this process? We'd like to know something about that. The ASHAs who are located in the difficult to reach habitations, that's the biggest challenge, because still there are places where we need to reach to them, and in terms of the effort which is input in general areas. So in the hilly areas, the challenges are manifold. Initially, the health program was limited to some extent, but right now there are a number of activities, number of programs. The program strategy has been shifted. So the challenge is basically to equip the ASHA and build her knowledge, skill and competency in all the programs that she's expected to do, and also provide them a good support system and a supportive supervision mechanism to see that we're really providing the mentorship and support so that they perform the best at their particular community. We are so motivated by the work that, and inspired by the work that you and the ASHA workers do. It's very clear to us that
the future of ASHA workers is very correlated with the future of India. Improve conditions for them and increase their numbers by going from state to state. How do we do that? So first of all, the numbers in our state actually a few years back, when we realized that in the areas where it is not that difficult to operate and the areas which are extremely difficult to operate, we are actually increased the number of ASHAs. We have now, even in 200, 300, even 500 population, we have ASHAs. So we try to ensure that the workload and the difficulty they are facing are actually reduces. So that's one of the strategies that we have taken. And so second point, you talked about the incentives. Basically, every year our efforts has been to increase the number of incentives, and we have a provision called assured amount as well. So in our state, this is... Mr. Naik, sorry to interrupt. Yes, Orissa is doing a wonderful job, but we still can do much better. So how do we get your government and all other state governments to increase the allocation for the salaries and income of ASHA workers and increase the numbers? You're saying 1 per 300-400. We want 1 per 50. One ASHA worker for 50 families. So I'm just looking ahead. How do we get governments to increase their allocation over the next 5 years? Because the future of India is dependent on the future of ASHA workers. One of the way could be like we could really enhance the amount which is fixed right now. That is one. And second one is like with the kind of number of activities are increasing. So we can always add on more activities and ensure that they are being paid every month on a regular basis. Right. So these are the two things which you can see from. Very good. I think we'd like to give our commitment that NDTV is right behind you, and we will fight for more and better conditions for all our ASHA workers. They are an inspiration for this country. God bless them. Thank you very much for the work you're doing. बिल्कुल सुशांत नायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का इस कार्यक्रम में, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि सफ़र अभी भी जारी है। तो एक बार फिर से इस सफ़र में आपका स्वागत है, और अब हम स्वागत करना चाहते हैं निर्मला महिपत कोगे जी का, जो कि यहाँ पर हमारे साथ हैं, और अमिताभ बच्चन साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी बच्चन साहब। जी महिपत कोगे जी नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन देवेंद्र महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले से महिपत जी आई हैं। ये मेलघाट के चिखलदरा में बरसों से काम करती रही हैं। वहाँ कुपोषण की जो समस्या है वो बहुत ही पुरानी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या जो है वो अंधविश्वास की है। अंधविश्वास की वजह से लोग जो है वो डॉक्टरों की मदद नहीं लेते हैं, उनके पास भी नहीं जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अब भी लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उनका विश्वास जो है वो अंधविश्वास की ओर आकर्षित करवाते हैं? मैं 2014 से लगी हूँ सर। तो मतलब ऐसे आंगनवाड़ी ताई के साथ वजन वगैरह लेके, मतलब उनको ये डंडा घेर वगैरह ऐसे सब कुछ लेके माँ तक के बताते हैं कि बस तुम्हारा बच्चा म्याम में है, श्याम में है, ऐसे मतलब ये करके। तो वो बच्चा अगर बीमार है तो भी भगत के पास जाते थे। हाँ, वो हमको पता चलता है कि भाई इसका बच्चा बीमार है तो हम उनके पास जाते हैं, और भाई तुम्हारा बच्चा कमज़ोर है, ये है वो, ऐसे ये करके उनको सलाह दे के और उनको दवाखाना ले जाते हैं। और अभी मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है सर। वो पूरे मतलब ऐसे ये करते हैं कि भगत भूमिका को ना जाते हुए आशा दाई के पास आते हैं, और आशा दाई को बोलता है मेरा बच्चा ऐसा है, बीमार है, तिजारा ऐसे करके, और उनको हम दवाखाना तक लेके जाते हैं। बहुत नए काम कर रही हैं आप महिपत जी, बहुत ही नए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। And joining us now is a young health tech entrepreneur and gender equality activist, Navya Niveli Nanda, who has been working on ground with the community healthcare workers. In fact, Navya, thank you so much for joining us. We went to the urban slums in Mumbai together. You know, we saw the work which you're doing there. In fact, even Gadchiroli, the menstruation huts, the period homes. So tell me, Navya, how did you zero in on the idea to focus on issues pertaining to women? The work that I've been doing for the last 2.5 years has been mainly focused on women's health and hygiene. And when you ask, what really motivated me to zero in on this, I'd like to share, a small story and an instance that really made me realize the depth of this problem that we have today.
Last year when I was working on healthcare, women's healthcare platform Ara Health, which I co-founded, we actually had a workshop where we were conducting a health and hygiene workshop with girls between the ages of 10 and 14 years old. And we were talking to them about menstruation and the different, healthcare practices that one should do during menstruation. And a young girl of 11 years old shared with us that she was surprised when her menstrual blood was red because she thought that it would be blue because that's what we see on sanitary pad commercials on television. And that really made us understand and realize the problem, not just in accessibility to products, but just the way that we are not transparent enough about menstruation, which is, a biological process that all women, go through. And I think it was after that interaction that I realized that, we really need to amp up the awareness, the education that comes along with understanding women's health and bodies. And I think that's really the motivation behind wanting to work on a problem like this. Navya Naveli ji, given healthcare workers like Asha are from within the community, how crucial is their role in, things like breaking prevalent taboos? Obviously, they'll be more aware of the belief system in a community and then spreading awareness. I think without them, our work is incomplete. I mean, we can go into as many areas and localities as we can, but I think really it is their dedication and passion and the community that they have built that really makes our work that much more complete. And regarding the project, Ambika and I have visited, Gadchiroli, which was the period positive homes. That once again was something that we would not have been able to do without the support of the ASHA workers, their hand that they play and the role that they play in talking about the education that we are, talking about here, but to the women on the ground, the women who need to hear about it. And the connect that they have with the community is something that we would never have. And I think it is only due to them and their role in the system that we are able to do the work that we do and bring the kind of resources and opportunities that we have to these areas. And their role is extremely crucial. And I completely agree with what you say in terms of breaking a lot of the taboos that we see today as well. Being women themselves and, working in a field where, we talk about women's health and hygiene, I think that coming from them, there really is no better way to break these taboos. Navya, thank you really so much for joining us. We've been following your work for a few years and you are an inspiration, I must say, to all of us. It's very, very good of you to be here. I basically feel you youngsters are much better than our generation because we left you a lot of problems which I know you guys will solve. And one area we'd like you to help us with is to focus on increasing the number of ASHA workers around the country from 1 million to 5 million over the next 5 years, getting governments to actually commit more funds so that their income goes up. And thirdly, and it's something which you youngsters know best, how important will it be to improve the role of technology in the training and upskilling all of them? Firstly, I'd say I've not done nearly enough to be considered an inspiration. I think I seek a lot of inspiration from all of you. I hope every youngster is listening to you and you are an inspiration and your modesty is even more inspiring. Thank you so much. But yes, absolutely anything I can do to help increase the number of ASHA workers from 1 to 5 million, I would be more than happy to do. But when you talk about technology, I think, we've seen over the last few years the increase in internet penetration that India as a country itself has seen. We, have estimated till, by 2030 to have almost 1.3 billion internet users in India. And more surprisingly, we see, 373 million rural internet users today in 2020 itself. So that really goes to show the depth and, how fast we have scaled up internet access in India today. And using technology, I think, is one of the most powerful tools, like you rightfully mentioned, not just for the youth, but also to bridge the gap that we sometimes see between urban and rural areas. And I think that with the use of technology, with the use of platforms such as social media, using them responsibly to advocate and talk about issues, we can reach so many more people than we have
in the last couple of years, and that number will only grow. And I think, like you said, it's the responsibility of youngsters like us, to take up that role and really take charge in using these platforms and mediums responsibly to talk about issues such as this. बहुत बहुत धन्यवाद नव्या नवेली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर हेमा दिवाकर का। आपने 3 दशक लगा दिए हैं इन सर्विस फॉर वुमेन्स हेल्थ केयर। आप पास्ट प्रेसिडेंट हैं FOGSI की और अभी हाल में आप मेडिकल डायरेक्टर हैं दिवाकर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, NDTV के दर्शकों को और अमिताभ जी को सादर प्रणाम। Dr. Hema, I just wanted to ask you about looking ahead. I know I'm harping on this, but ASHA workers are such a motivating factor for all of us. Where do you see them going, and how can we make them much more crucial to our society, because they are performing a really important role for the future of India? Pranay ji, I have heard more than once you telling about the numbers of ASHA workers that need to be escalated, and also the capacity that needs to be built by the Odisha person telling that there are many more things that they have to handle. So we think that the last mile practically, pragmatically can be reached through the ASHA workers who are empowered and skilled enough to perform with the quality that we need. So in India, in women's healthcare space alone, we need many more numbers, because there are 30 million deliveries happening every year, and at least 1 million healthcare providers to take care of those 30 million niche segment of pregnant women themselves, because we always say that Banega Swasth India, then healthy women producing healthy babies, healthy generation next makes a healthy nation. So it all, in the era of computer programming, you can well realize that the programming for any individual happens right in the womb of the mother. And उनका स्वास्थ्य अगर बनाए रखे तो हमेशा हमारे ये एक्सपेक्टेशन रहेगी, जैसे रवि जी ने बोले फर्स्ट 1000 days. So आशा वर्कर इज द फर्स्ट डायरेक्ट कनेक्ट, क्योंकि 2 चीजों, पहचान और भरोसा या विश्वास, जो बहुत लोगों ने आपके सामने वो मुद्दे को रखे कि हर महिला को आशा पहचानती है, खास करके गर्भावस्था की महिलाओं को, और उनमें एनीमिया ना आना, बीपी और शुगर्स के प्रॉब्लम ना आना, उनको एंड टाइम पे हेल्थ सेंटर पे पहुंचाना उनका जिम्मेदारी बनता है। और द फर्स्ट गो टू पर्सन फॉर एनीबडी इन द विलेज इज द आशा वर्कर। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट। और जैसे नंदा नवेली जी ने बोले कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज के दिन में हम कैपेसिटी बिल्डिंग जो कर भी रहे हैं, उनके जो एकदम स्पेशल रेसिपी है वो आशाओं को अपनी भाषा में समझाना, बिकॉज हिंदी या इंग्लिश है कॉमन लैंग्वेजेस, लेकिन कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़ीसा, असमीज, कई भाषाओं से जैसे कि वो समझ पाए और सही मैसेजेस और सही पहचान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लास्ट माइल ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग वे एबल टू डू एंड स्केल अप. So I really think your dream of 5 million ASHA workers who are empowered and the task shifted to them, delivering quality messages, quality care is going to be a reality very soon. और हम लोग professional organization जैसे Foxy हो, Pigo हो, NGOs like Japaigo, artists, सभी लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, जिससे हम capacity build कर सके, जो सही समय पे सही सलाह और सही सुझाव आशा के जरिए हम हर महिला और हर युवती तक पहुंचाना चाहते हैं. डॉक्टर हेमा, दिस इज अमिताभ बच्चन. नमस्कार अमिताभ जी. डॉक्टर हेमा, हम जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है. अभी यू जस्ट स्पोक अबाउट द लास्ट माइल, लेकिन ये जो आखिरी लक्ष्य वहाँ तक पहुँचने का काम कितना संभव हो पाता है, ख़ासकर तब जब रंजना मैपट या दूसरी आशा कार्यकर्ताओं को उन तक पहुंचने की ही चुनौती जो है वो झेलनी पड़ रही है. अमिताभ जी, जब हम संकल्प कर लेंगे तो जरूर वो संपूर्ण होगा. दैट इज द फर्स्ट रिजॉल्व और शपथ वी हैव टू टेक, दैट यस वी विल मेक इट हैपन. और आज के दिन में 2
मुख्य चीजें हैं। एक जो है डिजिटल कनेक्टिविटी, जिससे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, कोविड वाज अ फैंटास्टिक एग्जांपल। और दूसरी जो है पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस। अभी देखिए कोविड के समय हर व्यक्ति के घर पे डिजिटल बीपी एपरेटस हो, थर्मोमीटर हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो, सभी लोग एकदम आसानी से जुड़ गए और आशा वर्कर भी एक एक कदम कदम पे वो उसके इस्तेमाल करते हुए आगे स्वास्थ्य की ओर they took the country ahead. Physically we may not be able to reach, but digitally we'll be able to reach. So I think in 10 years from now, the women and girls will be empowered with the information that we just spoke about. So the demand will rise and they must recognize that their health is in their hands. The mindset is changing slowly and steadily. And I think we will get there sooner rather than later. मुझे तो लगता है कि another 10 years from now, the healthcare ecosystem will surely change for the better. जी डॉक्टर हिमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नमस्कार, कुछ समाधान सुझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं मसूरी गागराई जी। आप आशा वर्कर हैं और नमस्कार, जय जोहार, क्योंकि आप झारखंड से हैं। तो लाओजोरा गांव है आपका, ये 45 किलोमीटर दूर है, जो ज़िला मुख्यालय है वेस्ट सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड से। और आशा वर्कर्स को झारखंड में क्या कहते हैं? सहिया दीदी कहते हैं जी। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, आप आशा बहन बनने से पहले 2019 में आप काफ़ी चिंतित रहती थी लोगों के पोषण के लिए, कि कुपोषण के शिकार ना हो बच्चे, माएँ ना हों। और इसको लेकर के एक चीज़ वहाँ पर बड़ी रोचक है, उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। न्यूट्रिशन वॉरियर, कि लोग जैविक रूप से अपने ही आंगन में सब्जियाँ उगाएं और फिर क्लाइमेट के हिसाब से जो सब्ज़ी है वो, ताकि उनको पोषण भी मिल जाए और सब्जियां भी उग जाएं। ये एक मुहिम आपने इसकी शुरुआत की, इसके बारे में ज़रा बताएं। अमिताभ सर जी को पहले मैं झारखंडी जोहार से स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जब नया हमारे गांव में शादी होकर के आए थे, तो हम सोचते थे कि हमारे गांव में ही ऐसे बच्चे क्यों हैं, दुबले पतले, माँ बाप उन लोग को ध्यान नहीं देते हैं। बाद में पता चला कि कुपोषण नाम का बीमारी भी है जो बच्चों में होता है। तो फिर हम लोगों को ये चीज़ के बारे में दादा लोग बताएं और हम लोगों को ट्रेनिंग दिए इस विषय में। बच्चा का हम लोग जांच करते हैं और उस जांच में अगर बच्चा रेड में आता है तो कुपोषित रहता है। तो इसको हम लोग इलाज के लिए हम लोग अस्पताल हम लोग इसको ले जाएंगे। तो फिर दीदी लोग ये चीज़ में मानने के लिए तैयार नहीं थी और हम लोग को बात करने भी नहीं आता है। तो फिर हम लोग क्यों जाए, अस्पताल नहीं जाएंगे, हम लोग जैसे तैसे भी करके हम लोग ठीक करेंगे, नहीं जाएंगे बोलते थे। फिर हम लोग SHG ग्रुप मिल के फिर दीदी लोग को समझाते थे। फिर वहाँ पर बच्चा का ये इलाज करवाएं, फिर वो बच्चा स्वस्थ होके आए। और रहा पोषण का, जो हम लोग जैसे कि हमारे गांव में बहुत सारे चीज़ हैं खाद्य पदार्थ में, जैसे कि हमारे मौसमी फल हुआ, वो सारा चीज़ भी बच्चों लोग को नहीं देते हैं। वो बेचते थे लेकिन बच्चों लोग को देते नहीं थे। तो फिर हम उसके बारे में भी दीदी लोग को समझाएं कि जैसे कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि अमरूद हुआ, मौसमी फल, हम लोग का सीजन में जो फल आता है वो चीज़ भी बच्चा लोग को खिलाना है। हम लोग का जो पोषण वाटिका है उसको हम लोग, जैसे कि हम लोग अगर आंगन में जो थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, उस जगह में हम लोग दीदी लोग को बोलते हैं यहाँ थोड़ा सा भिंडी लगाइए या फिर करेला कद्दू का लगाइए। वो चीज़ हम लोग अपना बच्चा लोगों को खिलाएंगे ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। पहले से अभी बहुत कम है बच्चे कुपोषित में, और हमारे जो जितने बच्चे कुपोषित थे वो सारे बच्चे अभी ठीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। देवी सज्जनों, मैं अब यहाँ स्वागत करना चाहूँगा निशा चौबीसा जी का। ये छोटा सा परिचय भी दे दूँ। ये उदयपुर के भिडर ब्लॉक के माजावाड़ा गांव में काम कर रही हैं। देखिए, देश के कई गांवों की तरह माजावाड़ा में भी इतनी सुविधाएं नहीं थी कि गर्भवती
और दूध पिलाने वाली माँओं के जो ध्यान है उसका रखा जा सके। निशा जी ने इस मामले में गांव वालों के खुद शिक्षित होने में इन्होंने मदद की। उन्होंने ये पक्का किया एकदम कि लाभार्थियों को तमाम ज़रूरी चीज़ें आसानी से मिल सकें। निशा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ज़मीन पर कैसे बदलाव लाएं? पहले तो सभी राजस्थान की आशाओं की तरफ से आपको नमस्कार बोलती हूँ। और जी नमस्कार। जब मैं शादी करके आई थी तब ओनली वन में अकेली ऐसी महिला थी जो बीए पढ़ी लिखी थी। और मैं पहले ज़मीन का अर्थ धरती नहीं है, जिस वातावरण में आप काम कर रहे हैं हाँ उसका वर्णन है जी। हाँ, तो उस टाइम है ना, मेरे गांव में बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे गर्भवती महिलाओं की जांचें नहीं होती थी, उनको ये काले धागे बांधते थे, भोपा जी के पास में ले जाते थे, झाड़ फूक गया और बस अच्छे से हो गया, उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे बोला जाता था। तब मुझे लगा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे गांव में। तब मुझे मेरे आशा के पद पे चयन किया गया। उसके बाद में धीरे धीरे मैं घर घर जाती थी। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो मुझे तो देख के पहले दरवाजे बंद कर देती थी कि क्या काम करने आई है तू। सास बोलती थी कि इनको निकालो निकालो, बाहर निकालो, ये मेरी बहू को सिखा के चली जाएगी। फिर मैंने ना सास और बहू दोनों को साथ में बिठाया, फिर उनको समझाया कि कहीं पे नहीं जाना है, हमारे हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी आंगनवाड़ी है, वहाँ पे जांचें करवाते हैं अपनी। फिर उनकी जांचें करवाना शुरू किया। फिर बच्चे हैं जैसे कि धात्री महिलाएं, उनके जब बच्चे होते थे तब उनको जन्म गुट्टी या काढ़ा ऐसा पिलाया जाता था। तब मैंने उन लोगों को भी ये भी समझाया कि काढ़ा और ये गुट्टी नहीं पिलानी चाहिए, माँ का पहला दूध जो गाढ़ा, जिसको खींच बोलते हैं हमारी भाषा में, वो पिलाओ। इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे क्या है कि बच्चा रुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होता है, इसके किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फिर धीरे धीरे उनको समझाते कि टीके लगाने ज़रूरी होते हैं बच्चे के। लेकिन कुछ महिलाएं क्या बोलती थी पहले कि टीके लगाने से तो गांठ बनती है, बुखार आता है, बच्चे का कुछ नहीं करना, हमारा बच्चा पूरी रात 2 दिन रात 3 रात रोते रहते हैं, ऐसे टीके लगाने से क्या होगा। मैंने फिर उनको समझाया कि टीका लगाने से बच्चा तंदुरुस्त रहता है, उसको कोई भी बीमारी जैसे गलगोटू, खांसी, मलेरिया, निमोनिया ऐसी बीमारियां नहीं होती। अब मुझे किसी को बोलना ही नहीं पड़ता कि आपने महीने के फर्स्ट गुरुवार को अपने आंगनवाड़ी पे टीकाकरण है, वो खुद ब खुद आ जाती है टीका लगवाने के लिए और गर्भवती अपने जांचें करवाने के लिए। इसीलिए सर आज मेरे गांव में जो लड़कियां हैं 18 साल की, आज 20 साल की लड़कियां हो जाती है और फिर उसकी शादी होती है। Dr. Roy, I just wanted to say that, you know, this whole matter of not being educated is becoming so universal in the villages. Recently, I do a show called KBC, and we had a whole group of women, all of them above 70, 80, almost 90 years old. They're called the Pink Brigade. Pink Brigade, yes. And they never knew during their entire lifetime of 80, 90 years how to read or how to write. And there was this one lady who felt, you know, terrible about this, took up this job, and we have what is now called a Pink Brigade. And it was so inspiring to see these 90-year-old women, they are from Maharashtra, now being able to write their name. And what a joy on their faces to see them write on a small slate their own name and to be able to read. So this whole question of education needs to be pulled up, needs to be spread as soon as possible. Right. And Amitabh, you've that the Pink Brigade is a lovely example, but you've been working in this kind of area, polio and in fact in hepatitis. So you find that rumors, superstitions are a barrier to getting things implemented, and education can make a huge difference. Is that a key, out of your amazing experience in this area, you find in practice education is crucial, is it? Most certainly. You know, a lot of us just seem to ignore some of the ailments that we are living with and are unaware of. And my only advice to them, and through all the many campaigns that I've done, is that, you know, just go in, get it detected, because there is a cure.
Right. And, you know, diseases like diabetes, hepatitis B, they are silent killers. Right. And I keep quoting this on and on all the time by giving my own personal example, but I hope that people can recognize the factor that even though they are very dangerous diseases, if you get them detected in time, which means you have to go to a relevant doctor, a relevant hospital, and they will tell you a way. I've lost 75% of my liver due to a bad blood transfusion almost 30 years ago. But I'm surviving on 25% liver, and I'm doing okay. Because it was detected just about 8 or 9 years ago, and medication was started, and we're okay. Diabetes is the other one. You know, it's so silent, you never know. It's just a small little pinprick, and it tells you what your count is, and you start treatment. So yes, being educated enough to ask questions, to go to the right people, to get yourself tested, detected, and start a cure for it. And ASHA workers can be very a crucial element in that, right? Most certainly, most certainly. I mean, the kind of work that they're doing is just incredible. It is, it really is, yeah. So like Mr. Bachchan and Dr. Roy have been talking, we're talking about education and how awareness is important. Ravi, you know, I mean, you all have started this campaign in Uttar Pradesh. Diarrhea is again, it's a major factor impacting improvements in under 5 mortality rate and infant mortality rate. And again, that a lot has to do with awareness. If people know what to do, how should they be washing their hands, how to protect themselves. So tell us about the recently launched Diarrhea Net Zero program in Uttar Pradesh, where you aim to impact lives. How are you preparing these frontline workers, you know, to work on this? Because this is one of the recent programs what we have launched. After seeing the huge success of the Dettol Hygiene Impact Bond, which was just limited to 2 districts in the state of Uttar Pradesh. Now from two districts, now we are moving to 13 districts this year. And our promise to the leadership, the government leadership in the state of Uttar Pradesh is like next year, we are coming to all 75 plus districts. Wow. When we say we are coming up, which means like, you know, again, we handled the programs on the nutrition, children deaths and others in the Reach Each Child program. So in the similar way, like we have put a number for ourselves, like 100,000 kids' life will be saved by doing this intervention. And this intervention is very, very uniquely designed. From 80s, we are hearing about ORS, which is a oral rehydration solution. We are hearing about the breastfeeding, and one of the ASHA workers just spoke about the breastfeeding rates and the breastfeeding. But collectively, there is a full package of 7 things, which is based on the WHO 7-point approach. Right. If you do those 7 things together at the family level, the probability of success is very high. And they're simple things. Very, very simple, sir. Starting with, breastfeeding. Right. Number 2 is hand washing. Number 3 is making available ORS, which is the oral rehydration solution, along with a zinc treatment for 14 days for the kids. Then clean sanitation or safe sanitation. Last but not the least, it's very, very important, like, you do the follow-up visits and be in touch with the ASHA workers and the frontline health workers. By the virtue of this program, we are also training a cadre of 10,000 ASHA workers in this year, 2022. And next year, like, we want to, up our game, and we will be training almost 100% ASHA workers in the state of Uttar Pradesh. Lovely. Very proud to say, like, looking into this whole, campaign and the work what we have planned, UN Women has also come forward. And they have signed an agreement with us, like, the champions, like, ma'am, you are the champion, other ASHA workers and Anganwadis who are champion. So some of them will also be honored by the UN Women for the work what they will be carrying out. So I'm very sure, like, together we will be able to, achieve bring our that mission. change. Yeah. And Dilain, if I can just ask you, well, let me first say that why we enjoy doing this with you is because you are doing it quietly, but I don't think we feel you can inspire other companies to do similar, social work. And you're doing it selflessly, you're not trying to make money out of it, and we are basically publicizing it only because it can make others do the same. In fact, you do it so much, he even got COVID, just as part of his work.
So the motivation behind this, I mean, you've got financial responsibilities elsewhere, but there is a depth that this comes which inspires us, and I think tell us a bit about where this motivation comes from. I think, thank you for so much, Dr. Roy, for saying that. I think for us, I think it goes back to the core belief for Reckitt, which is that we believe that the right to nutrition, health and hygiene should not be a privilege, it's a right. Right, and it should be therefore accessible to everyone. And on Dettol, we've been living that for the past 85 years, where we've been trying to inculcate an understanding of hygiene and basic healthy habits. Right. And to me, that manifestation of that takes different forms, right? Whether it is our products, we have a whole portfolio of products when it comes to specifically, we were talking about hand hygiene and the importance of hand hygiene. Right. We have a plethora of products that can be accessible. We just actually launched a 10 rupee product, which is a powder, which converts into a hand washing liquid to make it accessible and available to everyone. The other part that we try to do is to make the products available to more and more markets. So we are, millions of stores where our products are available become access points for that. And the third thing that we obviously do is communication, right? Where we've been for the past 2 decades talking about specifically hand hygiene, because that is something that, we know hands are very important. They become a source, especially in a country like ours where we use hands as a primary source of eating, become a source of major illnesses. And I think that's something that we are seeing, that there has been a big change in habit, especially during the pandemic, and it is stuck. And we take a lot of pride individually in the efforts that we are making and in the impact that that's having. And I think that is slowly also spreading to others, especially in the fraternity that I work with. There is a lot of recognition of the work that we are doing, and we hope that more and more of this kind of work will happen, which will lead to, in the next 75 years of this country, lead to even more change than what we have seen so far. Right. Excellent. Yeah. Thank you. If I can ask Amitabh Bachchan a question. Mr. Bachchan, one positive that's come out of the COVID pandemic, and you also suffered quite severely from that, but one general positive is that people are more aware of cleanliness and washing hands and that was a period of crisis, but I think, as Dilenja says, some of it has stuck, that we do need to retain those habits of cleanliness. Have you found that in all your social work that you do, that people are much more aware now? Absolutely, Pranay. Ever since the outbreak of this pandemic, I was so surprised to see, everyone, the common people that walk the streets wearing masks, propagating the whole idea of keeping your hands washed and cleaned and live in a cleaner environment. We've been working on, Swachh Bharat for a long time, and some of that has percolated into today's temperament. Right. But yes, during the pandemic, the amount of keenness that even the young kids have shown, kids going to kindergarten talk about cleanliness and keeping your hands washed and follow some of the instructions that are being given to them, either through the media or through the newspapers and people talking to them. It's been almost revolutionary, the way the temperament of everyone has just changed. Right. And that's fantastic, because these are the elements and these are the kind of people that we need in society, who will spread the message, spread the word, and really want to thank our guests today for having done so much in this direction. The idea of creating this small little packet, which is hardly costly, and to be able to make a washing liquid out of it is so essential. Many congratulations and thank you so much for doing this noble work. दीप्ति पांडे हमारे साथ हैं. आपका भी गृह राज्य है
हमारा भी गृह राज्य है और बच्चन साहब का भी गृह राज्य है। और जिस क्षेत्र से आप आती हैं वो है बहराइच, वो गृह क्षेत्र भी हम तीनों का है। जी सर। आप प्रयागराज से हैं, हम अयोध्या से हैं और आप बहराइच से हैं। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका जो गांव है हसुआपुरा, यहाँ पर क्या हसुआपारा, हसुआपारा, माफ़ कीजिएगा, तो हसुआपारा में डायरिया के मामले कम हुए, लेकिन अभी भी ये बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसको लेकर के अवेयरनेस आपने कैसे फैलाई, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? गांव में जब जाते थे तो गांव जैसे हम लोग सर्वे करते थे गांव में जा कर के कि कोई बच्चा बीमार है या नहीं है, घर घर जाके पूछते थे। एक दिन में 3 से ज़्यादा मतलब बार पानी जैसी लेटरिन अगर आती हो तो आप हमको बताएं, तो गांव की महिलाएं बताती थी हम लोगों को, तो हम लोग उनको RS और जिंक देते थे। अगर कोई बच्चा ज़्यादा सीरियस है तो उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाए। डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया में हमने काम किया है, उसमें भी काम किया है, तो उसमें सर हाथ धोने का तरीका बताते थे और डेटॉल साबुन भी देते थे। 5 स्टेप 6 स्टेप उनको बताते थे कि ऐसे हाथ धुल के तभी आप बच्चे को खाना दो, खाना अपना ढक के रखो, और बच्चे को बार बार, जैसे कोई बच्चे को अगर डायरिया है, दस्त है मतलब आ रहा है, तो उसको बार बार ORS घोल 1 लीटर पानी में 1 पैकेट डाल के बना के रख लो, उसको बार बार पिलाओ। एक बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था, तो मैंने उनकी माँ से बात किया और कहा कि आप अपने बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र ले जाइए। वो बोली नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका मदद कर दूँगी, आप चलिए हमारे साथ। और मैं उस बच्चे को लेकर गई, उसका बच्चा इस समय ठीक है, और ये हमको बहुत खुशी हुई कि मैंने किसी की जान बचाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चन साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी दीप्ति जी, देखिए ये बड़े गर्व की बात है कि आपने इतना सराहनीय काम किया है, और एक तरह से आप एक कोविड की योद्धा बन गई हैं जी। और योद्धा होने के नाते हमने सुना है कि एक गर्भवती महिला को वो कोविड पॉजिटिव हो गई जी, और बहुत ही सख्त एक तरह से उनके जितने भी सिम्टम्स थे, जितने भी लक्षण आ रहे थे टेस्ट वगैरह के बाद, वो काफ़ी गंभीर थे। जी सर। आपने अपना काम वाम छोड़ छाड़ के ये सोच लिया कि आपको इनकी मदद करनी है, इनकी देखभाल करनी है जी। और हम सब जानना चाहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कैसे आपने एक तो उसकी मदद की और पूरे महामारी में आपने किस तरह अपना योगदान दिया? सर जैसे कुछ तो आपने अभी वर्णन किया है, वो बहुत ही सुंदर था सुनने में, लेकिन ये जो एक गर्भवती को आपने बचाया, और उसको देखिए एक माँ जब गर्भवती हो जाती है तो एक इंसान नहीं तकलीफ में होता, 2 प्राणी जो हैं वो गंभीर हो जाती है उनकी अवस्था, तो उसको जानना, पहचानना, उसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। पता चला कि ये गर्भवती ज़्यादा परेशान है, सांस लेने में तकलीफ़ है, बुखार भी है उसको, तो मैं उसके घर गई और मैंने पूछा उससे, तो उसने कहा कि सर हमसे सब लोग डरते हैं, कहते हैं कि आपको कोरोना हो गया है। फिर मैं दवा हॉस्पिटल से लेकर आई, उनको दिया और कहा कि आप खाते रहना और भाप भी लेना, आप सांस लेने में अगर परेशानी होती है तो भाप भी ले लेना और दवा टाइम टाइम से खाते रहना। और जब उसका प्रेग्नेंट का टाइम मतलब बढ़ा प्रसव का, तो मैं उसे स्वास्थ्य केंद्र ले गई और उसका सुरक्षित जच्चा बच्चा पैदा हुआ। मेरी वजह से अगर किसी की जान बच रही है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती थी। आए दिन हम टीवी पर देखा करते थे। उदाहरण है आप। मैं अगला परिचय देना चाहूँगा अमीना जी का। अमीना जी 12 साल से बेंगलुरु के स्लम्स में ये आशा कार्यकर्ता हैं और वो मानती आई हैं कि ज्ञान जो है वो एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। और उन्होंने 3 बच्चों को शिक्षित किया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज वो सब जितने भी बच्चे हैं अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं। और अमीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आशा कार्यकर्ता बनने का जो आपने फैसला लिया, जो निर्णय किया कि मुझे एक आशा कार्यकर्ता बनना है, क्या था वो आपके मन में? क्यों किया आपने ऐसा? कैसा आपका मन बदला या आपको लगा कि मुझे इस दिशा में जाना है? सर नमस्ते। नमस्ते सर, तुम्हारे से बात करने से मुझे अच्छा खुशी लग रहा है। मुझे
17 ईयर्स 18 ईयर्स को शादी करके दे डाले। बाद कर्नाटका में मुझे कन्नड़ा बात करने नहीं आता था। मैं मेरा एजुकेशन आको तेलुगु, कर्नाटका में आको फिर काम करना का तो उधर कन्नड़ा पढ़को रहना था। बाद क्या होगा, सोशल वर्कर सर का इधर ही काम करे ज़रा दिन। काम करने में फील्ड में बहुत ज़रा को तो दिक्कत लगता था ना, क्या काम कर रही है इधर सिटी में, इतना सारे हॉस्पिटल्स है तो उनको आशा मालूम नहीं, आशा वर्कर का तो क्या मालूम नहीं। मुझे मैं 2010 में आशा वर्कर का रूरल में ट्रेनिंग लिया था सर, शादी हुए के बाद। तो रूरल में 6 महीना काम किया, फिर छोड़ डाले क्योंकि तो फिर अर्बन को आ गए। अर्बन उधर से घर शिफ्ट होगा, बेंगलुरु अर्बन में का तो आशा वर्कर का काम नहीं था तब। 2015 में आशा का ट्रेनिंग दिए। वो ट्रेनिंग देने में फिर मुझे खुशी लगा। रूरल में इतना दिन काम करती थी ना, बेंगलुरु में कौन भी होता है, इतने सारे हॉस्पिटल्स है, इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन भी नहीं पहचानते ना। बाद सारे जने पूछते थे क्या काम कर रही तू इधर, हमने पता नहीं ना करके पूछते थे। बाद ज़रा दिन समझा को उनको, वो फर्स्ट में काम करे सब पोलियो के टाइम में बच्चे के लिए पोलियो प्रोग्राम को अटेंड होती थी, पोलियो दलवाती थी। उनको समझा को ऐसा मैं काम कर रही हूँ, पोलियो का साल को एक बार आता है, ऐसा बच्चे को इंजेक्शन लगाना, बाद प्रेगनेंसी वाले को ऐसा कार्ड लेना, हर चीज़ पीएचसी में क्या क्या काम रहता है कि वो पूरे मैं समझाती थी। वैसा भी आदमी ज़रा उतना रिस्पॉन्स नहीं करते थे। कहीं को तुम्हारे साथ हमारा बहू को भेजना, हमारा वाइफ को भेजना, उतना कॉन्फिडेंट, उतना उनको भरोसा नहीं रहता था। उनको हमारा काम से उतना उनको पूरे समझा को तो अच्छा ट्रेनिंग, हमारा आशा ट्रेनिंग तो उतना अच्छा हमने समझा को उतना अच्छा ट्रेनिंग करने में उतना हिम्मत से इधर काम कर रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। So Anganwadis are one of the oldest centers operating under what's recognized as the world's biggest mother and child nutrition and care program, the Integrated Child Development Services, launched by the Indian government on 2nd October 1975. The ASHA, Anganwadi workers and the ANMs, the auxiliary nurse midwives, they're called the triple A's of community health and are the backbone of healthcare system of India. So let's introduce Kali Shohei. She's from Dhansipur, Dimapur, Nagaland. Kali, you know what we would like to know, like we know these three need to work together. ज़रूरी है कि ये तीनों आशा workers, आंगनवाड़ी workers और ANM साथ में काम करें. How important is the role and the connection between an ASHA worker and an Anganwadi worker? Kali, just before, I just wanted to get more elaboration. When you've been around all these areas, you actually do work hard sometimes. But you have seen the connection. You've witnessed it? Yes, I've witnessed like it. What? How? In fact, I had gone to Bahraich, for one of the programs which Rekit was doing. I had gone there to see, and actually I saw कि how the ASHA workers की वो आती है और वो बताते हैं कि इस बच्चे इस कैटेगरी में है, बहुत अच्छी तरह वो समझाते हैं कि इस कैटेगरी में है तो इन्हें इतना खाना देना चाहिए, इतना ज़्यादा देना चाहिए. और बच्चे ही नहीं, even the mothers, Dr. Roy, even they, if they are having some problems, so even the mothers get food from the Anganwadi centers. So if there's a problem they're dealing with, yes, so and there has to be that connection, and it's because a natural voluntary connection, and they get yes, fantastic. So that's how it moves ahead. So why don't you tell us your experience, how you take it over from the ASHA workers? Okay, first of all, thank you for having me here, and I'm really privileged and honored to be here. As our Miss have already told us, like, yes, it's very important because three of us is the main center. As we are working hard together, we as an Anganwadi workers, like we go house to house, we educate them, and then we let them know and aware them about all those facilities and all the schemes that are being provided by the governments. And not even that, we also do we go door to door, we do weight management, and then we do height check, we do all those checkings, and then after that we come to the conclusion that the boy or the girl, the babies are healthy or not, or either they are malnourished, and then the ashas, they join us, and they used to like give them education about all those things, and they used to connect us. They used to tell us that like these are the child and these are the mothers and this is like that. So after that we know, and then after we deal with them, and then if the child is
severe SAM. Okay, if the child is under SAM, then we have to guide them to the hospital and and if they are in the hospital, the ANMs they used to see and they used to do all the checkups and all. How do you bridge a trust how do you make them trust you, because they don't know you? Although you have been working for how long now? Yeah, I've been working for 12 years. 12 years, yeah. And first of all, that's a very good question, sir. The bonding we have as a community, as we have the bond and the trust that they have with me is very big, and they trust me in such a way that whatever advice that I give, they're very friendly towards that, and they used to accept that, and they listen to whatever I said. It's not like they have started trusting me from the very beginning, but it's my hard work that they have started trusting me. Our relationship has been built up through the process of hard work that I have been doing. बहुत बहुत धन्यवाद कली, आपका अनुभव और जो आपने भरोसा बनाने की बात बताई वो बिल्कुल यही एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से हर आशा बहन, हर आंगनवाड़ी वर्कर भी महसूस करती है कि धीरे धीरे एक भरोसा बनाना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट इज़ द वर्ड as is also the punchline right here on NDTV. everywhere exactly. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ये सफ़र जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम ये सफ़र जारी रखते हैं। बच्चन साहब अब एक सवाल पूछेंगे मटिल्डा जी से। बच्चन साहब जी, देखिए, आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने कोरोना के समय ग्रामीण महिलाओं की सेहत का बहुत ही ध्यान रखा। मटिल्डा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब दूसरी लहर आई कोविड की, उस दौरान आपको कोविड हो गया और आपका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 84 तक चला गया, यानी 84 तक चला गया। परंतु ठीक होते ही आप फिर से काम में लग गई। एक कोविड के दौरान ये बड़ा मुश्किल काम होता है, आपने कैसे इसको संभव किया? कैसे संभव हुआ कि आप इतनी मुश्किलों का आपने सामना किया जबकि आप अभी अभी अपनी एक कोविड की पीड़ा से निकल पाई थी? जी, तब हमको भी दूसरे लहर में कोविड हुआ था। उससे पहले भी हम गांव में जाकर थोड़ा किसको कोविड हुआ वो डिटेक्शन करते थे। कोशिश किए कि कोविड ज़्यादा ना फैले मेरे गांव में। तो जहाँ पर टेस्टिंग होता था वहाँ पर भी टेस्टिंग के लिए सुविधाएं दिलाने लगे, गांव में भी टेस्टिंग के लिए अवेलेबल करवाने लगे। उसी दौरान मई का 2021 में हमको कोविड पॉजिटिव आया। टेस्टिंग में रिपोर्ट आया कि मेरा पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल मेरा कम हो गया जब, तो हम घर में ही रहे थे। उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज थोड़ा करने लगे थे। हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोले तो मेरा स्वास्थ्य उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा था, हमको फीलिंग उतना नहीं था, थोड़ा सा बदन हिल रहा था खाली। तो हम जब घर आए RRT टीम, तो उनको हम बोले कि नहीं, हम घर में ठीक है, अगर हमको प्रॉब्लम हुआ तो हम हॉस्पिटलाइज होंगे, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। और उसके बाद ना क्या होता है, जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है दिमाग में बहुत सारा बुरे ख्यालात आते हैं। ये चीज़ हम उसी वक्त अनुभव किए कि कोविड होने से क्या प्रॉब्लम आता है। तो हम कोशिश किए वो नेगेटिव थिंग्स को अपने दिमाग से निकालना है, पॉजिटिव होकर हमको सोचना है जैसे हम ठीक हो जाएं। तो वही किए हम और ठीक हो गए। जब 17 को मेरा क्वारंटीन ख़त्म हो गया, 17 को शायद, उसके बाद 23 तारीख से मेरा डोर टू डोर जो सर्वे होता है वो शुरू हो गया। हमको ऑर्डर मिल गया कि आपको सर्वे करना है, ये कितना टू हमको, जैसे कोविड का सिम्टम किसका है उसको देखना है, फैमिली में कितना है, नॉर्मली जुकाम है, बुखार है, आदि के करना है, मलेरिया डिटेक्शन करना है, फिर टीबी का किसको सिम्टम है, लेप्रोसी का सिम्टम है, डायरिया का है। इतना सारा काम एक ही बार थमा देते हैं, आपको कॉपी मेंटेन करना है। ये सब हर रोज़ जाकर
अपना घर जो है, जितना घर है उसको डिवाइड करके हमको महीना में एक बार ख़त्म करना है। मेरा घर होता है, टोटल हाउस होल्ड होता है वो 220 में था, 220, तो उसको एक महीना में पूरा कवर करना है। तो फर्स्ट जब हम शुरू किए उसी महीना 4-5 दिन के बाद ही हम शुरू किए, तो पता नहीं चला, एक जोश था कि गांव को बचाने के लिए, तो अपना फीलिंग्स पता नहीं चला। जब बाद में साइकिलिंग किए, साइकिल में ही हम घूमते हैं, तो थोड़ा थकान सा महसूस तो होता था, लेकिन वो भी दूर होता था क्योंकि हमको काम करना है। अगर एक दिन भी हम अगर नहीं किए काम तो मेरा कितना लॉस हो रहा है, कैसे रिपोर्ट देंगे कि किसका क्या हुआ है। अगर किसी को उतने समय में डिटेक्ट नहीं कर सके या तो उसके पास पहुंच नहीं सके तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा। मेरे लिए शायद वो प्रॉब्लम हो रहा है। आगे बढ़ते गए और शायद इसीलिए हम गांव को बचा पाए और गांव को समझा भी पाए। हमको खुश लगता है कि हमको कोविड होकर भी हम आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं आया, हम आगे बढ़ते गए और अभी शायद इसी का फल हमको मिल रहा है। बहुत बढ़िया मटिल्डा जी, यही बात है कि आपने, कोविड ने आपको हराया नहीं, उल्टा आपने आगे जाके उससे कुछ सीख के लोगों की बहुत मदद की। आगे बढ़ते हैं। रंजना, आप अपने बेटे के साथ पेंटिंग बनाती हैं ताकि गांव वाले तमाम जो सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित हो सके, खासकर टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन के कार्यक्रम के बारे, इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह आप उन्हें मैसेज पहुंचाते हैं अपने पेंटिंग्स के ज़रिए। जी, आज से 12 साल पहले हम अपने ग्राम गुरकुदा में पावर हाउस है, वहाँ जाया करते थे घूमने। वहाँ के ग्रामीण है, पिछड़े जाति के लोग हैं और वहाँ एक टापू में बसे हुए हैं और उनके पास कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाती थी और इतना घना जंगल है, एक तरफ से नदी बही है, टमस नदी चौड़ी, और 3 तरफ से पहाड़ लगे हैं, उनके तरफ कोई स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच नहीं पाती थी। तो हम देखते उन मासूम बच्चों के, वो कभी पीलिया से मर रहे हैं, कभी कुपोषण से मर रहे हैं, तो ये देख के हमको बहुत वो लगा और हम सोचे कि ये आशा का कार्य जो है ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, अगर हम इसको करेंगे और ये तो जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं एक आशा कार्यकर्ता को दी जाती है, हम ला के ग्रामवासियों को वो करेंगे और उनको हमने अपना मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं जो ला के देने लगे और आशा की नौकरी करके और हम सारी सुविधाएं उनको ला के देने लगे। फिर भी वो हमसे नहीं आती थी हमारे पास और छिपती थी, बोलती थी बेटे से कि जाके बता दो क्या नहीं है, वो जंगल गई हमारी मम्मी, टीका वो नहीं लगवाती थी और हम बहुत परेशान हो गए और हमको ऐसे 1 साल हो गया, 1 वर्ष तक हमने उनको अपने तरफ नहीं खींच पाया। तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने लगे, उनके पास बैठने लगे, उनसे बातें करते, हंसते और इधर उधर की बातें करके उनको इम्प्रेस करते और फिर उनको अपना चित्र बनवाते अपने बेटे से, अपने माध्यम से चित्र बनवा के उनको समझाने लगे ताकि वो टीका अच्छे से लगवा सके। और ये कोविड का भी टीका है, उन्हीं का नाम देके और उनको दिखाने लगे कि देखो ये तुम हो, ये हम बैठे हैं और हंस रहे हैं, बातें करते हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत खुश हो। ये तो कोविड का है। आप बताते रहिए, मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ। तो बहुत ही सुंदर पोस्टर बने हैं। ये अपने बेटे के माध्यम से बना के उनको समझाते हैं कि देखो अगर तुम लोग लापरवाही करोगे तो इसका अंजाम ये होगा, एक कहानी के तौर पे दें ताकि उनके दिमाग में ये बात जल्दी से जल्द आ जाए अंदर। मेरे ख्याल से बच्चन साहब कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बहुत ही अद्भुत तरीका है कि आपने उसको दृश्य बना करके एक ऐड के रूप में आपने सबको समझाया और सिखाया जी। ये एक कैंपेन के तौर पर एक अलग इसका एक आकार है और ऐड का जो महत्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जो लोग बात नहीं समझ रहे हैं उनको एक दृश्य बना करके इस तरह से समझाना ये बहुत ही अद्भुत तरीका था। निशा जी, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये आशा जो कार्यकर्ताओं की एक बहुत ही बड़ी भूमिका रही है परिवार नियोजन के बारे में, यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में सलाह देना और यौन सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी देते रहना। देखिए, ये वो मसला है जिस पर माजावाड़ा में जितनी भी महिलाएं हैं
वो बात करने से हिचकिचाती हैं। आपने इसका सामना कैसे किया? जी सर, जब गांव में ये परिवार नियोजन के जो साधन हैं इनके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं। वो कहते थे, उनको बताते थे कि ये देखो ये निरोध है, ये मालायन है, ये छाया गोली है। ये कहते थे कि ये क्या करना है, ऐसी गोलियां दवाइयाँ कुछ इस्तेमाल नहीं करना। फिर मैंने कहा कि नहीं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इससे क्या होगा कि 2 बच्चों में अंतरा रहेगा, जिससे आपकी जो शरीर की जो सुरक्षा है वो भी रहेगी, तंदुरुस्त भी रहोगे, और इससे आपके यौन जो संबंधी समस्या होती है वो भी नहीं होगी। इससे क्या है कि आप सुरक्षित रहोगे, आपके हस्बैंड भी सुरक्षित रहेंगे। आप 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप उनको खिलाएंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या, उनके साथ में आप अपना टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाओगे, घर का काम ही करते रहोगे और आपका शरीर भी ख़राब होगा। फिर मैंने बताया कि देखो ये निरोध है, इसको इस तरह से इस्तेमाल करना होता है। मालायन गोली है, आप रोज़ एक गोली ले लो, जिससे है ना आपके गर्भ नहीं रहेगा। फिर अंतरा इंजेक्शन के बारे में भी बताया कि अंतरा इंजेक्शन लगाना एक सुरक्षित काम है। बस एक इंजेक्शन लगाया और 3 महीने के लिए अपने पूरे टेंशन से फ्री हो जाओ, गोली भी नहीं लेनी पड़ती। और इस वजह से महिलाएं पूछती थी कि मैडम ये सब हम कहाँ लेने जाएं? ये मैं आपको आपके घर के अंदर आके आपको बिल्कुल छुपा के दूंगी मैं। और जो आपके जो पुराने रीति रिवाज है उसके ऊपर ध्यान मत दो। फिर दूसरी ये है कि महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी तो अभी तक मेरे गांव में तो नहीं हुई है, लेकिन जो महिला नसबंदी है उसमें मैंने कहा कि देखो ये एक स्थायी साधन है। इससे क्या है कि आपके 2 बच्चे हो जाए या किसी के 2 लड़कियां हैं, उसको भी मैं समझाती हूँ कि लड़कियां होना कोई गुनाह नहीं होता। लड़कियां होती है तो भी आप नसबंदी करवाओ ना, इससे कुछ नहीं होता, लड़की ही लड़का है। और इस तरह से समझाने के बाद कुछ महिलाएं, लड़कियां हो चाहे लड़का हो, नसबंदी करवाती है। हम उनके साथ में जाते हैं सर, सुबह से जाते हैं, शाम को घर आते हैं। जब तक उनका काम ऑपरेशन नहीं होता, उनका नसबंदी नहीं होता, तब तक हम घर नहीं आते। फिर उनके साथ में पूरा दिन रहते हैं और उसके बाद में उनके वहीं से गाड़ी की सुविधा करके मैं उनके साथ में आती हूँ और उनको घर पे छोड़ती हूँ। फिर 8 दिन बाद जब उनके जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद में वो स्वस्थ हो जाती है और वो कहती है कि दीदी आपने अच्छा काम किया कि जो मुझे ये सलाह दी और मुझे ये नसबंदी करवाई। कुछ महिलाएं कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम ये इस बात को जान सके। Ravi ji, I just want to ask you a few things. You know, a child's early years have a very disproportionate impact on the rest of their social, mental, emotional life right up to adulthood. So, do you think the birds and bees talk, I mean, you know, normally we would be more formal and say sex education talk on growing life skills is important? And how important are these growing up conversations? Because at a very young age, these are topics that become very sensitive but very essential. Sir, thank you so much for asking this question. And I remember the days when we started our Durex Birds and the Beestalk program. And we were also seeing the resistance on the growing up curriculums, not just in India, across the world. And if you just Google it, and if you write 3 words, which is CSC, which means the continuous sex education, it starts with the stop CSC. It's among the top 5 searches, and there's a huge lobby which supports stopping CSC, which means kids should not get access to the growing up education. Similar challenges are there in India also to some extent, but very proudly telling, sir, all the northeastern states, even the chief ministers are working very closely with us, and there are formal MOUs signed up with the state governments. And it's not just limited to, growing up conversations on sex and sexuality, but it's much beyond that. One of the very interesting part was yesterday, which was the World Hepatitis Day. And the conversations on hepatitis, the conversations on growing up, the conversations on consent, the conversations on, equity, the conversations which makes, kids, coming close to each other, having a peer education model, where you just don't need a teacher every time to explain to them. And
with my leadership team and with Dylan and others, we are trying to introduce something, sir, which is the first India's dictionary on 5 keywords, which ranges from the consent, equality, and a few others, so that that dictionary reaches to everyone. And it's a very it's very interesting dictionary we are working on as a concept. We're also seeing there is a big number of girls who are getting pregnant at a very less age, because I have launched these programs earlier in Nigeria and Africa. Until I entered, a particular geography of India, which is Northeast, I had no clue. Like there also, like there are underage girls who are getting pregnant and they have their special needs. With the help of this curriculum, we are also supporting LGBTQI+ football teams, and the only football team which is with the YAL in the state of Manipur. The ASHA workers, Anganwadis, as well as every kind of frontline health worker has a very, very important role to play. Yeah. Because until someone is going to tell them in the Anganwadi Day, Nutrition Day, Health Day, Hepatitis Day, World Health Day, so kids will never actually be remembering. And with them, all the frontline health workers, they are a very important ambassador for creating the celebrations. Yeah. And we are in the 75th year of India's independence, and 25 years more to go when the India complete 100. So the role of the frontline health workers will be increased tremendously. I just want to speak to Dylan and ask, as a brand perspective, how do you help spread the message of sexual health and well-being to your consumers and audiences? What are some of the challenges you face? We need to normalize conversations around sex. I think that we need to make it a little bit more normal to talk about this. And that's one of the things that we've been trying to do, whether it's with the birds and the bees talk that's happening in the Northeast, or all the efforts that we have done, over. I think then it will go a long way towards reducing anxiety if we are able to do that. And I think we have taken some efforts towards that direction. By no means is the journey complete. We know that a lot of the younger population is on social media, and we have been using social media over the past 5-7 years to get the message across to about 450 million of the young people in this country. We are also talking about women empowerment when it comes to sexual health. We have actually through campaigns like Come Together, it talked about the fact that orgasm inequality. We have talked about the fact that women have a bigger say, if not an equal say, in this particular topic. And we are trying to normalize conversations around LGBTQI as well. In the Pride Month that just got over, we had created a campaign called Love Loud and Proud, where we actually spoke about the stories of same-sex relationships, etc., and spoke about how love is universal and it's really normal. So I think we are trying to take efforts by reaching out to the youth, normalizing conversations and using platforms and tools which are very relevant to them. All right, thank you very much. We've, I think, approaching the end of this program, but would like to take this opportunity. आप और आप जैसे लाखों आशा बहनें जो निरंतर मेहनत कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं और निस्वार्थ कर रही हैं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. जैसे कि अभी संकेत ने हम सबको बताया कि अब कार्यक्रम का अंत आ गया है। अंत में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, देवियों सज्जनों, ये जो आशा कर्मचारी हैं और जो महिलाएं हमारे साथ यहाँ मंच पर बैठी हैं, ये वो योद्धा हैं जिनके बलबूते पर आज संसार को इन्होंने दिखा दिया है और दिखा रहे हैं कि कैसे इन्होंने कोविड से लड़ाई जीती और कैसे ग्रामीण स्वास्थ्य की जो चुनौतियां थी उनको इन्होंने पार किया। ये सबसे बुनियादी कड़ी का काम करने वाले लोग हैं और बहुत सारी मुश्किलों के बीच भी इनकी बदौलत ही संभव हो पाया है एक बेहतर
और स्वस्थ भविष्य, इन्हीं से बनेगा स्वस्थ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।